नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता श्रीवास्तव। और जिस तरह से तमाम खबरें चल रही हैं, तमाम चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इस वक्त बिहार भी बहुत ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो सभी की नजरों में है और जिस तरह से छात्र जंतर मंतर पर अड़े हुए हैं, अपनी मांगों के साथ टिके हुए हैं, उसके साथ सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त नीतीश कुमार की बढ़ती सक्रियता पर भी हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार अचानक बहुत सक्रिय हो गए हैं और यह सक्रियता पहले ही बढ़ी हुई थी। लेकिन 21 जून को जो एक बैठक हुई, उस बैठक के बाद नीतीश कुमार अचानक से जो परियोजनाओं के दौरे पर निकल गए हैं, जो उनका निरीक्षण कर रहे हैं, उस पर उनकी सक्रियता ने बीजेपी की चिंता को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। कई नेताओं की नींदें उड़ा दी हैं, धड़कनें बढ़ी हुई है सम्राट सरकार की कि आखिर नीतीश कुमार इतना सक्रिय क्यों है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या नीतीश कुमार दोबारा से सीएम की कुर्सी की तरफ देख रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार खुद सक्रिय होकर निशांत कुमार यानी अपने बेटे के लिए सियासी जमीन को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। इन तमाम सवालों पर हम यहां बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका अखिल स्वामी जी, प्रोफेसर हैं आप। और यहां पर इस समय बहुत ज्यादा बड़ी चर्चा है वो इस बात की है कि नीतीश कुमार की सक्रियता की वजह क्या है, क्योंकि आप जानते हैं इस वक्त भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला छाया हुआ है। सम्राट सरकार उसमें बुरी तरह घिरी हुई है। सम्राट सरकार की तरफ से दावे बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी सरकार के ऊपर सवाल है कि जब सारी चीजें साफ हैं, शीशे की तरह साफ है कि वहां पर भरत तिवारी एक तरह से सरेंडर कर रहे था, उसके बाद भी उसका एनकाउंटर कर दिया गया, तो आखिर क्यों वो एनकाउंटर किया गया, ये सवाल इधर सम्राट सरकार की परेशानी बढ़ा ही रहा है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो अचानक से लगातार दौरे कर रहे हैं और लगातार जिस तरह की उनकी सक्रियता है, जिस तरह से पिछले दिनों वो पहले डिप्टी सीएम से मिलने पहुंच गए विजय चौधरी से, उसके बाद अपने और तमाम नेताओं से मिले, भवन निर्माण की जो मंत्री हैं लेशी सिंह, उनसे मुलाकात की, और भी तमाम अपने नेताओं से जो पार्टी के करीबी हैं, जेडीयू के जो करीबी हैं, उनसे मुलाकातें वो कर रहे हैं। और इसके बाद 21 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक हुई और उस बैठक के बाद सक्रियता में तेजी आई है। तो क्या वजह है एक्शन मोड में जो नीतीश कुमार आ रखे हैं? देखिए अंशिता, मेरे ख्याल से जो कारण है वो ये है, आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी हर स्टेट में घिरी हुई है, सेंटर में घिरी हुई है और हर तरफ इनकी नाकामयाबी और इनका निकम्मापन जो है जग जाहिर हो रहा है जी। आप ये देखिए, दिल्ली के अंदर तो आप देख ही रही हैं कॉकरोच जनता पार्टी का, आप देख रही हैं पेपर लीक होने के मामले में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के बजाय अब ये कह रहे हैं कि ये लोग अवसरवादी लोग हैं और ये एक प्रकार से उन्होंने अपोजिशन वालों को आतंकवादी कह दिया। भाई आतंकवादी तो तुम हो, तुमने पेपर लीक कराया, 90 पेपर तुमने लीक करा दिए और उसके बाद तुम अपोजिशन की बात कर रहे हो। आज मैं शंकराचार्य जी को सुन रहा था, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को, अभी मुक्तेश्वरानंद जी हाथरस में हैं। उन्होंने कहा कि जो भी आदमी, और उन्होंने भरत तिवारी के लिए कहा कि भरत तिवारी एक प्रकार से मंगल पांडे का रूप धरेगा और ये जो आंदोलन चल रहा है और ये इस प्रकार से इन्होंने हिंदू विरोधी, ये भारतीय जनता पार्टी, मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूं, अब तो शंकराचार्य जी की भी मुहर लग गई, भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी, सनातन धर्म विरोधी पार्टी है जी। आप बताइए, गौहत्या ही तो मांग रहे हैं कि गौहत्या पे रोक लगाइए। स्वामी जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज केवल यही तो कह रहे हैं गौहत्या पे रोक लगाइए। आप गौहत्या पे रोक क्यों नहीं लगाते हैं? उन्हें गौ माता मानने के लिए भी आप इनकार करते हैं और उसके बाद अपने को सनातनी कहते हैं। फिर आप राम मंदिर में चोरी डकैती कराते हैं, फिर अपने ही मेंबर जो उसके ट्रस्ट के मेंबर हैं उन्हीं से जांच करा देते हैं और उसी के बाद हेर फेर कर देते हैं। चंपत राय के बारे में किसको नहीं पता था, अब तो ये पता चल रहा है एक सिंधी समाज के लोगों ने 200 किलो चांदी दी थी, अभी तक चंपत राय रसीद नहीं दे रहे हैं जी, और वो चंपत राय को फोन मिला रहे हैं, चंपत राय फोन पे बात नहीं कर रहे हैं जी। फिर इसके बाद प्रदेश आप देख लीजिए क्या हो रहा है मोहन यादव जी का जी। भाई हम हिंदुओं का जिस प्रकार से इन्होंने शोषण किया, मोहन यादव चाहे वो तो रियल एस्टेट एजेंट बन गए और इनसाइडर इंफॉर्मेशन देके जहां उन्हें पहले लैंड खरीदते हैं, फिर वहां रोड बनवाते हैं, डेवलपमेंट कराते हैं और बारे नारे कर लेते हैं। फिर एकनाथ शिंदे ने जब ये उद्धव ठाकरे की पार्टी में विभाजन कराया तो पहले तो लोगों को लग रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी सुखद खबर है, अब ये दुखद खबर होती जा रही है, क्योंकि वहां पे ये पता चल रहा है कि इतने ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एकनाथ शिंदे के पास हो गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की संख्या से ज्यादा हैं। तो इसका मतलब यह है, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ये बता रहे हैं कि बेटा पार्लियामेंट इलेक्शन में 2029 के इलेक्शन में अगर तुमने गड़बड़ी की और हमको सीटें नहीं दी तो उसके बाद विधानसभा में तुमको हम तुम्हारी चूल्हे हिला देंगे।
तो आज के आपने देखा कर्नाटका के अंदर क्या हो रहा है। कर्नाटका के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के उनको वोट दे दिया है। बिल्कुल क्रॉस वोटिंग हुई वहां पर जी, क्रॉस वोटिंग हुई। तो मुझे तो ऐसा लगता है आज के तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए 14-15 बच्चों की हत्या करी गई। वो जो वहां शुक्ला बंधु हैं जिनका वो सेंटर था 3 मंजिला, कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी रेजिडेंशियल एरिया में जी। एक सकरा सा रास्ता था जो दिल्ली के अंदर भी आपने देखा, जहां डबल इंजन की सरकार है, सकरा सा रास्ता है, होटल है, वहां पे लोग मर जाते हैं बेचारे, विदेशी जो है उसमें फंस जाते हैं, वहां बच्चों की हत्या हो जाती है, राम जन्मभूमि में चोरी हो जाती है। फिर उसके बाद पता चलता है सोमनाथ मंदिर के अंदर भी ऐसा ही हुआ है, फिर उसके बाद पता चला केदारनाथ के अंदर भी ऐसे ही हुआ है। तो भैया हम तो समझते थे कि गजनबी ने हमारे सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अरे कहीं ऐसा तो नहीं है, आरएसएस तो बनी है 100 साल पहले, उस समय भी आरएसएस टाइप कोई ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने खुद चोरी डकैती डाली और गजनबी का नाम थोप दिया। तो देखिए इस समय हिंदू धर्म जो है बहुत ज्यादा मर्माहित है, और जिस प्रकार से इन्होंने भूषण तिवारी की खुलेआम हत्या की है, ब्राह्मण की हत्या की है, बिल्कुल उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा आदमी जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी ने दिया है तो ब्राह्मणों ने दिए हैं, 90% वोट दिए हैं। और सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी पे हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर तो ब्राह्मणों पे हुआ है। सम्राट चौधरी ने, लगता है योगी आदित्यनाथ, हो सकता है अमित शाह साहब ने कह दिया हो कि हम चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का चुनाव ना जीते, इसलिए तुम ब्राह्मणों को नाराज कर दो, उन्होंने एनकाउंटर कर दिया। ऐसा लगता है कि कुछ सम्राट चौधरी ने योगी आदित्यनाथ की पिच खराब करने के लिए वहां पे भूषण तिवारी, अरे एक बच्चा बेचारा जो अपने समाज को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाह रहा था, जिसने आत्मसमर्पण कर दिया था, उसे गोली देना, अरे पैर पे गोली मार देते, सीधे सीधे गोली मार के उसको खत्म कर दिया। बिल्कुल। और यहाँ पर बात जब सरकार पर उठ रही है, जब सवाल उठ रहे हैं, तो सरकार उनके जवाब नहीं दे रही है, बल्कि उनके मंत्री ये कह रहे हैं कि इस बात की जांच होनी चाहिए उसके पास वो अवैध हथियार आया कहां से। अरे उसकी जान चली जा चुकी है और साफ साफ ये वीडियोज हैं कि उसने सरेंडर कर दिया था, बावजूद उसके एनकाउंटर कर देना सम्राट सरकार पर सवाल उठा रहा है। और इस बीच जहां सम्राट सरकार इन सवालों के जवाब नहीं दे पा रही है, स्वामी जी यहाँ पर नीतीश कुमार अचानक बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, उन तमाम परियोजनाओं की एक तरह से दौरा कर रहे हैं, वहां जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि साथ में डिप्टी सीएम विजय चौधरी भी मौजूद हैं। यानी यहां इसका मतलब यह तो नहीं है कि जो माहौल सम्राट सरकार के खिलाफ बन रहा है या जिस तरह से नाराजगी सम्राट सरकार के खिलाफ पैदा हो रही है, उसका एक तरह से फायदा यहां नीतीश कुमार उठाने की कोशिश में है। कहीं ऐसा तो नहीं महागठबंधन के साथ उनकी एक बार फिर कोई डील हो गई है सीएम कुर्सी को लेकर? क्या लगता है आपको अचानक बड़ी सक्रियता को लेकर? देखिए पहली बात तो यह है कि अवैध मान लीजिए कोई अवैध हथियार रखता है तो क्या गोली मार देंगे, उसका एनकाउंटर कर देंगे? जी बिल्कुल। हथियार रखने की सजा होगी, मुझे नहीं पता कितनी सजा होगी, 5 साल 7 साल 10 साल जितनी भी सजा होगी, आप उसको गोली मार देंगे? जान लेना तो नहीं है जी, एनकाउंटर कर देंगे, जबकि अवैध हथियार उसने फेंक दिया था। तो पहली बात तो दूसरी बात यह है, नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को यह पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें किनारे लगाने वाली है, और यह भी खबर उड़ रही है कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और 2-3 महीने के अंदर शायद उनकी ताजपोशी होने के लिए सब कार्रवाई चल रही है। तो आप ये बताइए, नीतीश कुमार को अगर ये पता है कि उनके बिहार की धरती तो नीचे से खींच ली गई, अब उनको राज्यसभा मेंबर बना दिया गया, अच्छा उनके बेटे जो हैं, जो भी हों, स्वास्थ्य मंत्री हैं, जैसे भी हैं, लेकिन मतलब नीतीश कुमार का मुकाबला तो नहीं कर सकते। नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार हैं, तो अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो भेजा दिल्ली इसलिए गया था कि उनकी बिहार से जड़ें कट जाएं, तो अपनी जड़ों को जोड़ रहे हैं कि इसके बाद जब ये 2029 का चुनाव होगा तो पिछली बार जो ममता बनर्जी के कहने पे और अरविंद केजरीवाल के कहने पे जो इन्होंने नीतीश कुमार को कन्वीनर नहीं बनाया था, जिसकी वजह से आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर इंडिया गठबंधन उस गलती को सुधार ले और नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को, जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी है और ओबीसी क्लास का एक बड़ा, तो ये नीतीश कुमार इतने बुद्धिमान तो हैं, विजय चौधरी इतने बुद्धिमान तो हैं, उन्हें ये बात पता है, हो सकता है। अच्छा ये भी बात पता चली है कि चंद्रबाबू नायडू ने राहुल गांधी से बात की है, नीतीश कुमार की राहुल गांधी से बात हो गई है। तो देखिए अब तो चारों तरफ से, क्योंकि सबसे बड़ा इनका जो वोट बैंक था हिंदू समाज का, जिनको ये हिंदू मुसलमान मुलझाए रहते थे, आज तो वही ठगा से महसूस कर रहा है। वो कहता हमारे भगवान के साथ चोरी डकैती करने वाले हमें छोड़ेंगे क्या, जो हमारे महाकाल के साथ बेईमानी कर ले, जो भगवान श्री राम के, और ये बात पहले से पता थी, ये तो हम पहले से आगाह कर रहे थे, ये हर धर्म के आस्था के केंद्र को कमर्शियल सेंटर बना रहे हैं। भाई देखिए हम लोग जब केदारनाथ, मैं जब गया हूँ, केदारनाथ गया हूँ या यमुनोत्री गया हूँ, गंगोत्री गया हूँ, 17-18 किलोमीटर पैदल चल के गया हूँ,
अब इन्होंने क्या कर दिया, हर जगह को कमर्शियल सेंटर बना दिया, काशी को भी कमर्शियल सेंटर बना दिया, गाड़ी लेके आप चले जाइए वहां तक। अच्छा, उसके बाद वहां पे होटल बना दिए, वहां बियर पीते हैं, दारू पीते हैं। अभी पता चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के सभासद साहब जो हैं वो गंगा के अंदर मुर्गे की पार्टी कर रहे हैं और बियर पी रहे हैं। अच्छा, कोई मुसलमान पिया था तो उसके खिलाफ केस भी हो गया, FIR भी हो गई, वहां सभासद भारतीय जनता पार्टी के दारू पी रहे हैं और मुर्गा खा रहे हैं। अब बनारस जैसी जगह पे, मैं तो बनारस का पढ़ा हुआ हूँ, काशी का पढ़ा हुआ हूँ भाई, काशी तक जाके ही आपको ऐसा लगता था कि आध्यात्म की नगरी में आप आ गए, आप साधु संतों की नगरी में आ गए। आज के तारीख में वहां पे लग रहा है जैसे वो कभी डांस होता है, कभी बार चलते हैं, कहीं वहां मुर्गे और वो खाए जाते हैं। तो हिंदू धर्म की भावना हर जगह वही कमर्शलाइजेशन कर दिया। बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर में हम जाते थे, फ्री में जाते थे, अब वहां भी टिकट लगा दिया है। उज्जैन के महाकाल में भी टिकट लगा दिया है। हर जगह पैसा, और हर जगह गुजराती वहां होटल वाले बिठा दिए हैं, गुजराती ठेकेदार बिठा दिए, उत्तर प्रदेश बिहार वाले तकते रहते हैं। तो हिंदुओं की मुझे लगता है, आशा है कि आंखें खुल गई होगी और नीतीश कुमार ने बुद्धिमानी का परिचय दिया है कि अपने जड़ों को कमजोर मत होने देना और जनता से जुड़े रहना। और सम्राट चौधरी ने जो भरत तिवारी की हत्या करवाई है, इसका दंड इन्हें भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का एक भी ब्राह्मण इनको वोट नहीं देगा। जी बिल्कुल। और यानी आप यहाँ कहना चाह रहे हैं स्वामी जी कि नीतीश कुमार और नायडू दोनों समझ चुके हैं कि अब बीजेपी के साथ लंबे समय तक अगर रहे तो मुसीबत होगी आने वाले दिनों में। जो अभी जो स्थिति है उनकी वो नहीं रहेगी, यानी जो सियासी जमीन है वो खिसक सकती है। इसीलिए अब राहुल गांधी जो लगातार कहते रहे हैं कि 1 साल के अंदर सरकार गिर जाएगी, या पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से कई बार इन दोनों को खुला ऑफर दिया जा चुका है, उनमें नायडू और नीतीश दोनों ही हैं, बार बार अखिलेश यादव की तरफ से दोनों को खुला ऑफर दिया गया है। तो क्या अंदर खाने बात यह है कि उन्होंने उस ऑफर को स्वीकार कर लिया और अब धीरे धीरे उस पर काम कर रहे हैं, अलग छवि बना रहे हैं अपनी बीजेपी से अलग हटकर, ये कहना चाहते हैं आप स्वामी जी? नहीं, अगर वो बीजेपी के साथ रहेंगे तो छवि उनकी बन ही नहीं सकती। भाई आपने देखा आंध्र प्रदेश के अंदर YSR कांग्रेस के जगन रेड्डी ने ये पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि चुनाव में हेरीफेरी हो रही है। बताइए, YSR कांग्रेस के जगन रेड्डी, कोई सोच सकता था? वो तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े सहयोगी हुआ करते थे YSR के। अब वो भी कह रहे हैं बेईमानी हो रही है। अच्छा, ये बात तो देखिए, आज के तारीख में बीजेपी के सपोर्टर्स को ही पता है बेईमानी तो हो रही है, ईमानदारी से तो चुनाव हो गया। तो जब तक इनके पास ED CBI है तब तक ये लोगों को टाइट किए हुए हैं। जैसे ही मौका मिला, आप देखिएगा अगले इलेक्शन में क्या सिनेरियो बनेगा। इनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं होगा। एकनाथ शिंदे को जैसे MLC सीट पे इन्होंने हरवाया और अपने रिबेल कैंडिडेट को जितवाया, एकनाथ शिंदे को भी पता चल गया है। ये बात सबको पता चल गई है कि धीरे धीरे जैसे इन्होंने BRS को निपटाया, BJD को निपटाया, इंडियन नेशनल लोक दल को निपटाया, तो इनके साथ रहने में अपनी हाराकारी है और आप जो है खत्म हो जाएंगे, आत्महत्या करने के समान होगा। इसलिए इनका साथ छोड़ो, इनसे दूरी बना लो। और अंतिम जो इनके ऊपर प्रहार हुआ है, जो इन्होंने राम जन्मभूमि के अंदर चंपत राय ने और ये क्या नाम था उनका, अनिल मिश्रा साहब ने जिस तरह से घूसखोरी की है, और ये थोड़ी बार नपेंद्र मिश्रा इसलिए बैठे हुए थे कि बाद में कहें जब चोरी डकैती खुल जाए, हाँ ये बहुत गलत हुआ है, डकैती हुई है, चोरी हुई है। अरे अध्यक्ष तो महाराज कमेटी के आप थे, आपकी जिम्मेदारी नहीं? वहां पे CCTV कैसे गायब हो गए, वहां फुटेज कैसे गायब हो गई? जैसे चुनाव आयोग में गायब हो जाती है वैसे यहाँ गायब हो गई। तो देखिए, अच्छा FIR भी नहीं लिख रहे हैं। बिल्कुल ये बड़ा मुद्दा है स्वामी जी गई है, और ये दिल्ली तक पहुंचाया गया जिससे 50-50 करोड़ में MP खरीदे गए। यानी बिल्कुल अब FIR तक तो लिखी नहीं गई, तो जांच किस चीज की कर रही है SIT? वो सबूत ढूंढ रही है या सबूत छुपा रही है? यही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पर। अरे जो इंक्वायरी कर रहे हैं वो खुद कमेटी के मेंबर हैं, जो जब जांच कर रहे हैं वो भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट कमेटी के मेंबर है। तो बताइए वो क्या जांच करेंगे? अपने में दोषी क्या कमेटी मेंबर? मेरे हिसाब से तो जितने ये मेंबर हैं उसके न्यास के, सबको जेल भेजना चाहिए और सबको नार्को टेस्ट होना चाहिए। जी देखिए, हम लोग जो हिंदू लोग हैं, हम लोग धर्म भीरू लोग हैं, हम भगवान से वो नहीं कर सकते। भगवान के आहार में, उनके आभूषणों में चोरी करने वाले जो हैं, इनसे बड़ा गैर सनातनी और सनातन विरुद्ध और हिंदू विरुद्ध इतना तो रावण भी नहीं था जिन्होंने भगवान श्री राम को धोखा दिया था। इन्होंने तो उनसे बढ़ के भगवान श्री राम को और महादेव को धोखा दे दिया। महादेव क्या चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं। भगवान सोमनाथ क्या अपने चोरी डकैती डाल रहे हैं। हर जगह इनकी चोरी डकैती चल रही है। बोरों में पैसा भर भर के ले जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ लैंड खरीदते हैं। ड्राइवर जो है 15,000 रुपए का, वो 500-500 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लेता है। और चंपत राय तो चंपती हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। तो जितने भी इनके मेंबर हैं कमेटी के,
न्यास के, सबको जेल भेजना चाहिए और सबका नार्को टेस्ट कराओ, पूरे हिंदुस्तान को दिखाओ और लोगों को इनको चंदा देना बंद कर देना चाहिए। इनको कहिए कि जाके भगवान पे हमारी श्रद्धा है, चाहिए फूल चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, लेकिन रुपया मत चढ़ाइए वरना ये डकैत खा जाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम स्वामी जी जिस तरह से लगातार कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं और राम मंदिर का मुद्दा या अभी उज्जैन का जो नया नया मामला निकल कर आया है, जिस तरह से डबल इंजन सरकारें गिरती जा रही हैं, क्या ये भी एक वजह है कि नीतीश और नायडू दोनों में बेचैनी बढ़ गई है कि जैसे ये राम मंदिर का मुद्दा और अब उज्जैन का मुद्दा जो उठा है, इसने भी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बेचैन कर दिया है? क्या हो सकती है ये वजह भी? नहीं, वही एक वजह है, वही वजह है भाई। देखिए, आपको ये पता चलता है कि जिस आदमी के साथ आप खड़े रहे और जिसको सत्ता में लाने में आपने सबसे बड़ा योगदान दिया जी। भाई आपको पता है 2024 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने तो मोदी जी को नेता नहीं चुना था, एनडीए ने चुना था। बिल्कुल, वो एनडीए के लीडर बने थे, वो बीजेपी के लीडर अभी तक नहीं बने हैं। तो अगर वो एनडीए के लीडर बने और किसकी वजह से बने, वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की वजह से बने। और उन्हीं बीजेपी और मोदी जी की वजह से अगर नीतीश कुमार हार जाते हैं और चंद्रबाबू नायडू अपने प्रदेश के अंदर हार जाते हैं तो उनके लिए तो श्रेयस्कर है कि इनका साथ छोड़ दें। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर नीतीश कुमार की जो सक्रियता है जिसकी हम लगातार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, सालेपुर और राजगीर वो जब जा रहे थे तो उस दौरान उन्होंने उस परियोजना का एकदम से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम विजय चौधरी मौजूद थे, जो अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली बात है, क्योंकि नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो वह पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, लेकिन एक सीएम के तरह से डिप्टी सीएम के साथ वहां पर मौजूद होना कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि आगे के लिए नीतीश कुमार ने कोई बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। या तो वो 2030 के लिए अभी से अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रहे हैं या फिर अभी उनकी बातचीत किसी से चल रही है, यानी एक बड़ा संकेत यहां पर देने की कोशिश की है। मतलब एक सवाल यहां पर जो बड़ा उठता है स्वामी जी वो ये कि क्या ये सिर्फ एक परियोजना का निरीक्षण करना था राजनीतिक तौर पर और इसकी वजह सिर्फ यही थी कि जैसे नीतीश कुमार ने पिछले दिनों अपने कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता को आश्वासन दिया था कि वो भले ही बिहार की राजनीति से दूर जा रहे हैं लेकिन पूरी नजर रखेंगे सरकार पर, क्या ये सिर्फ उसलिए था या फिर कोई सियासी संदेश छुपा है इसके पीछे, आगे की कोई रणनीति छिपी हुई है इसके पीछे? देखिए 2030 तो आपने बहुत लंबी बात कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जो कुछ कर रहे हैं वो 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए एक चेतावनी दे रहे हैं मोदी जी को जी कि मैं जुड़ा हुआ हूं और सम्राट चौधरी ने तुम्हारे पूरे फील्ड को, ग्राउंड को खत्म कर दिया है। इसीलिए नीतीश कुमार ने कंडीशन लगाई थी कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाओ। जब वहां हो रहा था कि वहां पे किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को नहीं बनाना चाहती थी। नीतीश कुमार ने कहा कि बनाना पड़ेगा। अच्छा, वो बना दिया। सम्राट चौधरी अपनी आदत से लाचार है, आपको पता ही है। 16-17 साल की उम्र में भी उनपे उन्होंने केस हुआ था और उसके बाद बताया गया कि वो कम उम्र के हैं इसलिए वो छूट गए थे, सब कुछ हो गया था। तो सम्राट चौधरी तो सम्राट चौधरी हैं, वो तो शकुनी चौधरी कहते हैं और आरजेडी से जिनकी जीवन लीला शुरू हुई है। तो ये नीतीश कुमार एक प्रकार की चेतावनी दे रहे हैं कि मैं जनता के टच में हूं और बिहार के अंदर आपको पता है कि जिधर नीतीश कुमार रहेंगे, जिधर ईबीसी और अति दलित वोट होगा वही जीतेगा। तो अगर मैं महागठबंधन के साथ मेरा सेटिंग हो गई और मैं उधर चला गया तो 2029 में आप सत्ता में नहीं रहेंगे। 2030 की बात तो दूसरी है। यही चंद्रबाबू नायडू भी मैसेज दे रहे हैं। अजय, बड़ी बात है, चंद्रबाबू नायडू तो ब्लैकमेल कर रहे हैं, इतना पैसा दो, हर बार आते हैं 5-10 हजार करोड़ रुपए लेके चले जाते हैं। अरे ये जो मिशन बन रही है और यही एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि ठीक है, तुमने उद्धव ठाकरे को किनारे बना दिया, उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। अब सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो मेरे साथ आ गए हैं ना। अब मेरे साथ जब आ गए हैं तो बेटा ज्यादा गड़बड़ करोगे तो अगले इलेक्शन में जिस प्रकार से तुमने उद्धव इनके बाला साहब ठाकरे के कंधे पे बैठ के राजनीति महाराष्ट्र की शुरू की थी, उसी प्रकार से तुमको बाहर कर देंगे। तो यही इनको चुनौती मिल रही है आंध्र प्रदेश के अंदर से, यही चुनौती मिल रही है बिहार के अंदर से, यही चुनौती मिल रही है महाराष्ट्र के अंदर से। और राहुल गांधी की अब यात्रा देखिएगा प्रयागराज की और पटना की, उसके बाद आप देखिएगा इसका मूड क्या है। आज के तारीख में कोई भी ऑनलाइन पोल आप देख लीजिए, उसमें 5% से 6% से ज्यादा मोदी जी के साथ खड़े होने के लिए लोग तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, और ये तो लगातार देखा भी जा रहा है कि जब चुनाव होते हैं तो वो लोकप्रियता पीएम मोदी की नहीं रही है जो हुआ करती थी। लोग उतना उनकी रैली में हिस्सा नहीं लेते हैं जैसे कि एक समय था जब मोदी की लहर थी और जब मोदी सड़कों से गुजरते थे तो लोग वहां पर भरी हुई दिखाई देती थी, पूरी सड़कें दूर दूर तक जहां तक नजर जाती थी। लेकिन अब वो हालात नहीं है। और बड़ी बात यह है स्वामी जी की उनकी गृह क्षेत्र गुजरात में भी, गृह राज्य में भी ये हालात नहीं है। तो ये अब तो बात चली रही है कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है और इसकी बड़ी
वजह युवाओं की नाराजगी को भी माना जा रहा है। वो युवा जो अब लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार बदले में क्या दे रही है? सरकार बदले में लाठी डंडे दे रही है, सरकार पानी की बौछारें कर रही है। सरकार उनको, अगर वो प्रदर्शन करते हैं तो अगर उन्हें कुछ सुविधाओं की जरूरत है तो उसमें वो वहां पर जो है अड़वंगे लगाए जाते हैं। जैसा कि अभी हम कॉकरोच जनता पार्टी जो प्रदर्शन कर रही है अभी जंतर मंतर पर, जिस तरह से लाखों छात्र, कई युवा वहां पर मौजूद हैं और इस प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, उनकी बात सुनने के बजाय सरकार की तरफ से सिर्फ उन्हें परेशान किया जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी की लोकप्रियता कम हो रही है और ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की जो लोकप्रियता में कमी आ रही है उससे उनके जो सहयोगी अब छिटक रहे हैं। एक वजह यह भी मानी जा रही है स्वामी जी कि जिस तरह से जो तोड़फोड़ में लगी है बीजेपी, डिलिमिटेशन की बात हम लगातार यहां चर्चा करते ही रहते हैं, डिलिमिटेशन को पास कराना है बीजेपी को, लेकिन उसकी जो उससे जो उसके अभी के सहयोगी हैं, यानी जो नए सहयोगी बीजेपी ढूंढ रही है, उन सहयोगियों से पुराने सहयोगी बिदक रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि अगर ये नए सहयोगी साथ में आ गए तो बीजेपी पूरी तरह उन्हें दरकिनार कर देगी जो पुराने सहयोगी हैं, या आने वाले समय में कर देगी। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है इस तरह से नीतीश, नायडू या तमाम सहयोगी के एक तरह से छिटकने की? देखिए, डिलिमिटेशन जो है, हो सकता है कि ये सोच रहे हो सकता है अगर इनके दिमाग में है डिलिमिटेशन के लिए अगर पार्टियों को तोड़ रहे हैं तो ये इनके बिल्कुल एक विरोध और इनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है जी। कारण यह है कि चंद्रबाबू नायडू तो देखिए डिलिमिटेशन का सपोर्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल। अगर वो सपोर्ट करेंगे तो अगले इलेक्शन में 0 हो जाएंगे, वहां वाईएसआर कांग्रेस सामने आ जाएगी। तो वाईएसआर कांग्रेस के 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है डिलिमिटेशन का विरोध करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। और तेलुगु देशम पार्टी अगर डिलिमिटेशन कराएगी, इसलिए उन्होंने कंडीशन थोप दी थी कि 50% सीटें आपको बढ़ानी पड़ेंगी, जो अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था। नीतीश कुमार का पाला पलटना और अगर अखिलेश यादव गलती न करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार ही 2029 में डिलिमिटेशन के बावजूद मोदी जी को नहीं जीतने देगा। अखिलेश यादव ने गलती कर दी है, मैं मानता हूं एक अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बड़े राजनीतिक परिवार के हैं, एक विश्लेषक के रूप में जो उन्होंने मोहन यादव के बारे में स्टेटमेंट दिया है, मुझे लगता है अखिलेश यादव ने बहुत जल्दीबाजी में बिना आवश्यकता के वो स्टेटमेंट दे दिया जब उन्होंने कहा कि मोहन यादव तो पहले भी रियल एस्टेट का काम करते थे, कौन सा नया काम कर दिया, पर रियल एस्टेट करते थे, कर रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सवाल रियल एस्टेट का नहीं है, ये सवाल है आपने जहां पे लैंड खरीदी और वहीं पे रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर को अप्रूव कर दिया और वहीं पे उसके नाम बढ़ा दिया, पूरे परिवार का परिवारवाद आपने कर दिया। तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं अखिलेश यादव साहब। बिल्कुल। अगर यादववाद में न फंसे और ये आरोप उन पे लग जाएगी, देखिए मोहन यादव जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बचाने ये पहुंच गए। अरे भैया सीधी, और आप जानते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, वहीं उज्जैन के अंदर एक मालविया जी हैं एमएलए बीजेपी के, और एक ये मोहन यादव है, दोनों आपस में तनातनी चलती है। मोहन यादव ने मालविया जी के ने उसी महाकाल टेम्पल के अंदर पार्किंग का ठेका लिया था, उस पर जांच बिठवा दी थी, उन्होंने ये सूचना इंडियन एक्सप्रेस को देके इनके खिलाफ जांच करा दी है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सिर फुटबॉल शुरू हो गया है। तो अगर अखिलेश यादव गलती न करें, जो मेरे हिसाब से उन्होंने गलती कर दी है, उत्तर प्रदेश, बिहार ही, और जैसा भरत तिवारी के साथ हुआ है, उत्तर प्रदेश चुनाव में 2027 में भारतीय जनता पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर 12-13% ब्राह्मण हैं और ये इन्फ्लुएंशियल क्लास है, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, गांव के अंदर इनकी बातें सुनी जाती हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण ही ब्राह्मण वोट पड़ेगा, जो इन्होंने भारत तिवारी के मर्डर से कर दिया है। जी बिल्कुल। और जैसे कि आप बात कर ही रहे हैं अखिलेश यादव के बयान की, तो यहाँ पर स्वामी जी कांग्रेस का सवाल बहुत वाजिब है। उनका ये पूछना है मोहन यादव से कि ये परियोजना पहले लाई गई तब जमीनें दिलवाई गई, या जमीनें दिलवा दी इसलिए वहां परियोजना लाई गई है। ये बहुत वाजिब सवाल पूछा गया है मोहन यादव से कांग्रेस की तरफ से। नहीं, वही है, देखिए पहले आपने लैंड खरीद ली, फिर वहां परियोजना ले आए, आप इन्वेस्टर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं जी। अगर आप सोचिए, मान लीजिए मेरी लैंड होती, मान लीजिए मेरी तो लैंड नहीं, अगर मान लीजिए महाकाल के पास मेरी लैंड होती, मुझे तो नहीं पता वहां क्या होने वाला है। अगर मान लीजिए वहां रेट चल रहा होता 10,000 रुपए गज का, और मोहन यादव मेरे पास आते कि यार 10,000 रुपए गज है, मैं 15,000 दे रहा हूँ, मैं सोचता चलो यार 10,000 का रेट है, 15,000 मिल रहा है, बेच दो। अच्छा, उसके बाद आपने वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, रोड दे दिया, मेट्रो दे दी, फलाना दे दिया, उसका नाम 1 लाख रुपए हो गया। मेरे साथ तो धोखाधड़ी हो गई ना। बिल्कुल। तो जिन लोगों की लैंड आपने खरीदी है, वो इन्फॉर्मेशन उनके पास तो नहीं थे, आप तो इंसाइडर थे, आप तो चीफ मिनिस्टर थे, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास थी, तो उन लोगों के साथ धोखाधड़ी आपने कर दी, तो वो तो धोखाधड़ी का मुकदमा आपके खिलाफ, क्योंकि यही आरोप तो
सिद्धारमैया पे लगाते थे, यही तो हुड्डा जी पे लगाते थे। वही आरोप तो आज मोहन यादव पे है, लेकिन मोहन यादव पे कोई जांच नहीं होगी और अखिलेश यादव उनका समर्थन करेंगे। तो अखिलेश जी ये यादववाद मत चलाइए, ये अपना, इसीलिए ओबीसी आपसे कहते हैं कि आप यदुवंशीवाद ज्यादा चलाते हैं, ये सब मत कीजिए। मोहन यादव ने गलती की है, उन्होंने पाप किया है और महाकाल के अंदर ये सब किया है, उन्होंने महाकाल की नगरी में किया है। मोहन यादव का साथ छोड़ दीजिए और लड़ाई लड़िए बीजेपी से। बीजेपी के लोगों का साथ देने की आवश्यकता नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बुरी तरह फंसते हुए दिखाई दे रही है मोहन यादव सरकार, बुरी तरह फंसी हुई योगी सरकार। और जिस तरह से बिहार के अंदर जो एनकाउंटर का मामला है, भरत तिवारी का एनकाउंटर का मामला, उससे सम्राट सरकार फंसी हुई है। यानी यहाँ पर हर जगह पर सरकार के लिए मुश्किलें हैं और मुश्किलों में कहीं ना कहीं सहयोगी इस मुसीबत को, इस मुश्किल को भांप रहे हैं और इसीलिए शायद दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे स्वामी जी? नहीं, वही है। देखिए सिद्धांत एक ही है। देखिए जब भारतीय जनता पार्टी, पहले क्या होता था, लोग डरते थे मोदी जी के खिलाफ बोलने में। जी, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के खिलाफ, मैंने तो एग्जाम्पल दिया था कि 10 साल पहले मैंने क्लास के अंदर 60 बच्चों से पूछा मोदी जी के साथ कौन है और राहुल गांधी के साथ कौन है। 59 बच्चों ने मोदी जी का हाथ उठाया था, एक बच्चा था केवल हैदराबाद का जिसने राहुल गांधी के लिए हाथ उठाया था। जी, आज मैं जब वहां जाता हूँ क्लास लेने एज ए गेस्ट लेक्चरर, वहां पे 40 बच्चे जो है वो राहुल गांधी के साथ खड़े होते हैं, 20 मोदी जी के साथ खड़े होते हैं। मोहल्लों के पार्कों में जहां ये व्हाट्सएप अंकल जो है पहले मोदी जी की स्तुति करते थे, उसमें 80% अंकल जो है आजकल जो राम जन्मभूमि में चोरी हुई है और महाकाल में चोरी हुई है उसका विरोध कर रहे हैं। हर जगह हवा बदल गई है, माहौल बदल गया है, गली गली में माहौल बदल गया है। और ये आप देखिएगा कि ये इतने, यही कारण है कि आज के तारीख में अब डर खत्म हो गया। कॉकरोच भी बोल रहे हैं, जम के बोल रहे हैं इनके खिलाफ, हर आदमी इनके खिलाफ बोल रहा है। आज के तारीख में डर ही खत्म हो गया। भाई 1-2 आदमी बोले तो उसे तो आप चलिए जेल भेज देंगे, पकड़ लेंगे। जब लाखों लोग बोलेंगे तो कैसे कर देंगे? एनएसयूआई ने और यूथ कांग्रेस ने भी कॉल दे दिया है दिल्ली चलो, फिर उसके बाद राहुल गांधी प्रयागराज जो पटना जा रहा है वहां लाखों लोग इकट्ठा हो जाएंगे। फिर उसके बाद ना कांग्रेस जनता पार्टी पीछे हटने वाली है। अच्छा, किसानों ने भी कॉल दे दी है। मैं तो ट्रांसपोर्टर से भी कहता हूँ कॉल दे दो यार, तुम भी पहुंच जाओ, टेम्पो वाले भी पहुंच जाओ, ओला उबर वाले भी पहुंच जाओ, छोटी दुकान वाले भी पहुंच जाओ, सब और अपने अधिकार मांगो भाई, लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से, गांधीवाद की तरह से, अहिंसात्मक रूप से मांगो। तुम्हारा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन ने तुमको अधिकार दिया है। अरे सरकार के तुम नौकर थोड़ी हो, सरकार तुमने बनाई है, सरकार ने तुम्हें थोड़ी बनाया। जी बिल्कुल, यहाँ पर सवाल लगातार उठ रहे हैं सरकारों पर और सरकारों के पास जवाब नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की हम लगातार चर्चा करते हैं, अपने हर प्रोग्राम में हम राहुल गांधी की चर्चा करते हैं और उनके नेतृत्व की बात जरूर हो रही है, क्योंकि इस वक्त राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं इंडिया गठबंधन का और इंडिया गठबंधन मजबूती से अगर आ गया, जैसे कि आप स्वामी जी लगातार कहते हैं कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं अगर वही चीज अखिलेश यादव ने कर ली, वही चीज तेजस्वी यादव ने कर ली, तो ये तय है कि 2029 में किसी कीमत पर यह सरकार नहीं आने वाली है। वहीं इस वक्त बात सबसे ज्यादा छात्रों की चल रही है, जैसे कि आपने भी बताया कि आप खुद छात्रों से जाकर मिलते हैं। जो छात्र पहले मोदी मोदी करते थे अब मोदी का नाम तक नहीं लेते हैं, यानी एक तरह से बिल्कुल गिरावट आ गई है उनकी लोकप्रियता में। और ये तो हम लगातार देख ही रहे हैं जिस तरह से छात्रों का गुस्सा बढ़ रहा है और उसकी एक वजह है और वो है शिक्षा व्यवस्था या कहें बेरोजगारी। ये बड़े मुद्दे हैं जो युवा जिसका इंतजार करते हैं। यानी युवाओं के लिए सबसे अहम मुद्दा ही है कि उन्हें या तो रोजगार मिले और दूसरी तरफ जो पढ़ रहे हैं उनके पेपर ठीक से हो जाए। और वजह सबकी मंजिल एक ही है, मंजिल है रोजगार और नौकरियां अच्छी मिले। लेकिन इन सारे मोर्चों पर मोदी सरकार फेल होती दिखाई दे रही है। इन पर फंसी हुई मोदी सरकार है और उनसे बचने के बजाय यहां पर और नए मुद्दे खड़े हो रहे हैं। ये देखने को मिल रहा है कि डबल इंजन सरकारों में घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। कहीं मंदिर का चंदा चोरी किया जा रहा है तो कहीं जमीनी की जमीनें अपने लिए हड़पी जा रही हैं। तो ये बहुत ज्यादा मोदी सरकार के लिए फिलहाल या कहें डबल इंजन सरकारों के लिए बहुत फंसने वाले हालात हैं। और बिहार की हम क्योंकि यहां बात कर रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार की सक्रियता अचानक से बढ़ना, वो भी तब जब वो राज्य के सीएम नहीं है। और अभी 21 जून को, जैसा कि मैंने बताया कि 21 जून को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक से पहले भी लगातार बैठकें कर रहे थे नीतीश कुमार और उस बैठक में भी कहा गया कि मैं सरकार के कामकाज पर नजर रखूंगा। यह बहुत बड़ा बयान होता है नीतीश कुमार का कि मैं सरकार के कामकाज पर नजर रखूंगा। इसके क्या मायने हैं स्वामी जी, क्या कहना चाहते हैं नीतीश कुमार असल में? नहीं, नीतीश कुमार ये कहना चाहते हैं कि अगर तुमने षड्यंत्र करके मुझे दिल्ली भेज दिया है राज्यसभा के अंदर, तो ये मत सोचना कि मैं बिहार की राजनीति से कट जाऊंगा। मुझे पता है कि मेरा वहां पकड़ कितनी है और जनता मुझ पर कितना विश्वास करती है। और सम्राट चौधरी ने भी प्रूव कर दिया है कि ही इज ए इनकॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर।
ही कैनॉट हैंडल थिंग्स जी। और इस तरह की अगर मूर्खतापूर्ण बात करेंगे कि उसके बाद अवैध हथियार था इसलिए हमने गोली मार दी, अवैध हथियार जो उसने फेंक दिया था, अवैध हथियार रखने के लिए आप उस पर कानूनी जो भी दंड बनता है देते, तो ये चीज। अच्छा, फिर आप देखिए राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने जो ये रोजगार मेला तालकटोरा ग्राउंड में लगाया जिसमें 10,000 बच्चे आए, 4,000 बच्चों को नौकरी मिल गई जी। 4,000 लोगों को नौकरी मिल गई। अच्छा, जिन बच्चों को नौकरी मिली उनका मैंने इंटरव्यू देखा, वो कहते हैं भैया जब राहुल गांधी अपोजिशन में है वो 4,000 लोगों को नौकरी दिला सकते हैं तो सरकार चाहे तो नौकरी क्यों नहीं दिला सकती। अच्छा, वो ये भी बताते हैं एयर कंडीशन एनवायरनमेंट था, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे आई हुई थी। एक बच्चे को मैंने सुना उसे 22,000 की नौकरी मिल गई, कहने लगा मुझे कुछ अंदाजा ही नहीं था कि इतना बढ़िया अरेंजमेंट होगा। और एक अरेंजमेंट इन लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटरनेशनल मीट पे कराया था, जहां चाइना से खरीद के कुत्ते को दिखा दिया था कि हमारा कुत्ता है, 2.5 करोड़ में खरीदा है, जो खरीदा इन्होंने 1.5 लाख रुपए में था। और राहुल गांधी ने वहां पे रोजगार मेला लगा के 4,000 लोगों को नौकरी भी दिलवा दी। तो देखिए, अगर अपोजिशन में रह के, जैसे आपने याद होगा तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर 4 लाख लोगों को नौकरी दिलवा दी थी, अब 4 लाख लोगों को बिना पेपर लीक हुए वो नौकरी दिला सकता है, तो ये धर्मेंद्र प्रधान, इसका माने तेजस्वी यादव को HRD मिनिस्टर बना दें क्या, धर्मेंद्र प्रधान को हटा के। तो ये निकम्मे लोग हैं। देखिए, इन्होंने तो सोच लिया है कि हम चुनाव आयोग के माध्यम से बेईमानी करके चुनाव जीत जाएंगे। अब कॉकरोच बैठे रहें या बच्चे बैठे रहें या रोते रहें कलपते रहें, हमें क्या अंतर पड़ता है, हम तो चुनाव। लेकिन ये चुनाव आयोग, आप पुराने वाले केंद्रीय चुनाव आयोग याद कीजिए, राजीव कुमार कहीं दिख नहीं रहे हैं, बिल्कुल। वरना एक केंद्रीय चुनाव आयुक्त तो जो रिटायर होता है ना, उसे लोग सम्मेलन में बुलाते हैं, उसको चीफ गेस्ट बुलाते हैं, उसको ऑनर करते हैं। राजीव कुमार जी का पता नहीं कहाँ गए, और यही ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का होने वाला है। वरना अपने को सुधार ले और TN शेषन बनने की कोशिश करें, राजीव कुमार बनने की कोशिश ना करें। बिल्कुल, आज भी TN शेषन का नाम जरूर लिया जाता है जब भी चुनावों की बात होती है, चुनाव आयोग की बात होती है, नियमों की बात होती है, तो TN शेषन का को जरूर याद किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने स्वामी जी। तो यहां पर ये देखा जा सकता है कि किस तरह से बीजेपी सरकार में अब उनके सहयोगी जो हैं, यानी NDA के जो सहयोगी हैं, वही अब परेशान दिखाई दे रहे हैं। और नीतीश कुमार हो या उधर चंद्रबाबू नायडू हो या फिर एकनाथ शिंदे हो, वो सब समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी उनके साथ क्या कर सकती है। और वहीं जिस तरह से संस्थाओं की हम बात कर रहे हैं, वो अभी भले ही PM मोदी के साथ या बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जैसा दावा कर रहे हैं कि अंदर खाने विरोधाभास शुरू हो चुका है, आलोचनाएं शुरू हो रही हैं। तो क्या आने वाले दिनों में राहुल गांधी का जो दावा है कि जिस तरह से विरोधाभास बढ़ रहा है, जिस तरह से सरकार की आलोचना अब जो संस्थाएं उनके अंदर बैठे अधिकारी ही कर रहे हैं, उनके अंदर बैठे लोग ही कर रहे हैं, तो क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि सरकार इन सब की आवाजों को दबाने के लिए, छात्रों के विरोध की आवाज को दबाने के लिए, अपने खिलाफ उठ रही दूसरी आवाजों को दबाने के लिए क्या इमरजेंसी लगा सकती है? इस तरह का राहुल गांधी लगातार दावा कर रहे हैं पिछले कई दिनों में। नहीं, इमरजेंसी तो नहीं लगा पाएंगे, सत्ता से ही उतरेंगे। ये बिल्कुल उसी प्रकार की स्थिति है जी, जैसे जब शिवाजी गए थे जी अफजल खां से, और वहां पे उन्हें पता था कि ये शिवाजी को पता था कि अफजल खां उन्हें मारने का प्रयास करेगा, इसीलिए वो अपना आंख में वो पहन के गए थे जो बख्तर होता है, और उन्होंने फिर उसके अफजल खां को मार गिराया था। यही होने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में सब क्षेत्रीय दलों को पता चल गया है भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गया वो खत्म हो गया, तो इसके पहले वो तुम्हें खत्म करें तो उन्हें खत्म कर दो जी। अब ये नीतीश कुमार को भी पता चल गया है, चंद्रबाबू नायडू को भी पता चल गया है, ये YSR कांग्रेस को भी पता चल गया है, एकनाथ शिंदे को भी पता चल गया है कि भैया इसके पहले कि तुम्हें निपटा दें, जैसे इन्होंने ममता बनर्जी को निपटा दिया, NLD को निपटा दिया, BRS को निपटा दिया, BJD को निपटा दिया, इनको निपटा दो। उसी कारण से लोग मौके का इंतजार कर रहे हैं। जनता में जो ये उत्साह बढ़ रहा है, बच्चों में डर खत्म हो गया है, किसानों में डर खत्म हो गया है, ये अब केवल अपॉर्चुनिटी मूवमेंट का इंतजार कर रहे हैं, और उसके बाद इमरजेंसी लगाने से पहले ही इनको हटा दिया जाएगा। बिल्कुल, आपने जैसे बात की अभी ममता बनर्जी की, तो यहां पर एक बात और गौर करने वाली है स्वामी जी, वो ये कि भले ही बीजेपी अपनी उसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, ऑपरेशन लोटस कर रही है, कहीं ऑपरेशन टाइगर कर रही है, लेकिन एक बात और गौर करने वाली है, विपक्ष अब एक कदम आगे चल रहा है। जिस तरह से ममता बनर्जी के तेवर हैं, या ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को सूची सौंप दी पहले ही, अपने वही अध्यक्ष हैं या उनके पदाधिकारी कौन है इसकी पूरी जानकारी दे दी। आज जो हालात है TMC में वो ये है कि 2 अध्यक्ष हैं, 2 कोषाध्यक्ष हैं, यानी पार्टी 2 धड़ों में बटी हुई जरूर है, लेकिन ममता बनर्जी के तेवर ये बता रहे हैं कि वो अपनी पार्टी को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगी। यानी अगर बीजेपी ये सपना देख रही है कि जो उद्धव के साथ किया, जो शरद पवार के साथ किया, वो ममता के साथ कर लेगी, तो वो तो नहीं हो पाएगा। ये तेवर ममता बनर्जी ने जरूर दिखा लिए स्वामी जी।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ममता बनर्जी की पार्टी को बिल्कुल जो उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ किया, जो उन्होंने शरद पवार के साथ किया, वो ममता बनर्जी के साथ कर लेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग उनके साथ है, सभापति उनके साथ है विधानसभा के, फिर कोर्ट उनके साथ है, कोर्ट उनकी बात सुनेगा नहीं। जैसे हाईकोर्ट ने कहा कि साहब ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां 16-17 राउंड में ममता बनर्जी जीत रही थी और लास्ट राउंड में केवल उनको हरा दिया गया, वहां की ईवीएम जरूरत पड़ेगी तो उसकी जांच होगी, उसको प्रिजर्व कर लिया जाए। अब जरूरत 4 साल के बाद बताएंगे जरूरत है जांच कर लो, तब तक नेक्स्ट इलेक्शन आ जाएगा। लेकिन आशा मत रखिए, आशा तो केवल एक है कि तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सड़क पे उतरे। या तो सपना मत देखें। अगर अखिलेश यादव, तेजस्वी सोचते हैं कि जनता के बीच में उनका इतना ज्यादा, और ये घर बैठ के एयर कंडीशन रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्वीट करके जनता इनके लिए वोट कर देगी, जनता पिट रही है, जनता पे फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आप नेता हैं, आप सड़क पे उतरिए, उनका मार्गदर्शन कीजिए, 2-4 दिन जेल में रह आइए, जनता भी आपके साथ जेल चली जाएगी, खेल पलट जाएगा। लेकिन घर बैठे अगर आप समझते हैं जनता आपके लिए लाठी खाले और जेल चला जाए, वो नहीं होगा। तो तेजस्वी, अखिलेश और ममता जब तक सड़क पे नहीं उतरेंगी और सड़क पे संघर्ष नहीं करेंगे, जैसे राहुल गांधी ने कोटा से शुरुआत की है या यूथ कांग्रेस ने की है, तब तक कोई आशा नहीं है। ममता बनर्जी कोई सपने देख ले, उद्धव ठाकरे कोई देख ले, स्पीकर निर्णय ले लेगा, उसके बाद कोर्ट में जाएगा। 4 साल हो गया महाराष्ट्र के केस में, अभी तक कौन सा कोर्ट ने निर्णय ले लिया है? कहीं से कोई आशा नहीं है। कोई आशा है तो केवल जनता से है। जनता के पास जाइए और जनता के समर्थन से खड़े होइए। पुलिस आपको लट मारेगी, आपको जेल भेजेगी, उसके लिए तैयार हो जाइए। और शायद यही बात नीतीश कुमार समझ चुके हैं, इसीलिए एक बार फिर जनता के बीच जाकर उन्हें ये पूरा विश्वास दिला रहे हैं कि हम अभी हैं। हमें भले ही पूरी कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से बाहर भेजने की, दिल्ली की राजनीति में एक्टिव करने की, लेकिन हमारी निगाहें पूरी तरह बिहार पर ही है, बिहार की जनता के साथ हैं, बिहार के साथ हम खड़े हुए हैं। और सम्राट सरकार, क्योंकि अब वहां बीजेपी की सरकार एक तरह से इसलिए कही जाएगी क्योंकि अब बीजेपी का सीएम है वहां पर, तो बीजेपी सरकार बिहार की जनता को वो सभी सुविधाएं दे रही है या वो सारे वादे पूरे कर रही है या नहीं कर रही है, इस पर लगातार नीतीश कुमार नजरें बनाए हुए हैं। यानी इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है और वो ये कि वो जनता से अपना कनेक्ट तोड़ना नहीं चाहते हैं और जनता को जो विश्वास है उसे खोना नहीं चाहते हैं। तो ये एक तरह से इसलिए मैसेज दिया जा रहा है नीतीश कुमार की तरफ से क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि बीजेपी के साथ रहकर पूरी तरह से या तो जेडीयू खत्म हो जाएगी, नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो खत्म हो जाएगी, और अगर बीजेपी के साथ ही रहे तो जो छवि है जेडीयू की वो अभी कहीं ना कहीं थोड़ी धूमिल है, वो पूरी तरह से खराब हो जाएगी। ये बात नीतीश कुमार समझ चुके हैं और इसी वजह से शायद उनकी सक्रियता बढ़ी है। क्या कहेंगे स्वामी जी? नहीं, बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल मैं सहमत हूँ। यही कारण है नीतीश कुमार इसीलिए एक्टिव हैं और यही कारण है कि एकनाथ शिंदे भी एक्टिव हैं, ममता बनर्जी भी थोड़े एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को घर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय जनता के सामने जाना चाहिए, लड़ना चाहिए और जनता की लड़ाई लड़नी चाहिए और गर्मी में बाजार के अंदर और मार्केट के अंदर और गांवों के अंदर घूमना चाहिए। एयर कंडीशन रूम से राजनीति करना छोड़ दें, वो जमाना गया। जी, यानी साफ कहा जा सकता है यहां पर कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है, बस सवाल यह है कि उनका अगला दांव क्या होगा। तो यहां पर नीतीश कुमार की सक्रियता ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर वो चल क्या रहा है उनके दिमाग में। वैसे कहा जाता है नीतीश कुमार को लेकर कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके करीबियों को भी पता नहीं चलता है। तो ऐसे में नीतीश कुमार पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों को सारी जानकारी देने के लिए। और जो सवाल मैंने खड़ा किया है यहां पर कि आखिर नीतीश कुमार का अगला दांव क्या होगा, इस सवाल के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। एक नए सवाल के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।